कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए हम अपनी जर्नी को फिर से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। दोस्तों, रिवीजन ही आपकी नैया पार लगाएगा। रिवीजन एंड प्रैक्टिस अकाउंट्स कॉमर्स का सबसे फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अगर आप कल को सीए भी बनते हो तो सबसे पहले लोगों का ये फेथ होता है कि आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है, बाकी सारे सब्जेक्ट बाद में आते हैं। ठीक है, इसलिए और अकाउंट्स का सबसे बेस है जर्नल एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के बाद ही सारी चीज़ें शुरू होती है, इसलिए ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। इसका मूल मंत्र मैंने आपको बताया था, जर्नल एंट्रीज का एक ही फंडा है। आप कुछ भी करो, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्यों क्यों क्यों। अगर मैंने किसी को डेबिट किया तो क्यों किया, क्रेडिट किया तो क्यों किया, क्यों और कैसे। अगर इन दो चीज़ों का सवाल आपने पूछा अपने आप से और आपको अपने आप ही आंसर मिलने लगा, तो फिर आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले सारे क्लासेस को अच्छे से रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, मैं तो अपना काम करता ही हूँ, आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन में केवल जो तीनों रूल हमने बताए हैं, तीनों रूल का एक जो मैंने अपने तरीके से बताया है, बुक से नहीं, किताबी नहीं। ठीक है, मैंने जो अपने तरीके से बताया है, बाद में जब आप कनेक्ट करोगे उसको तो बुक में जो लिखी हुई है सबसे चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी। और मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, आपको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला रूल क्या था हमारा, जो आया उसे डेबिट, जो गया उसे क्रेडिट। सिंपल था। किसके एंगल से हमें सोचना है, मैंने आपको शॉप का एग्जांपल दिया था, दुकान का। अकाउंटिंग किसकी हम करेंगे, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिसका बुक्स बना रहे हैं। बुक्स मीन्स बही, बही खाता बोलते हैं जिसे हिंदी में, रजिस्टर आप बोल लो अपने लैंग्वेज में। ठीक है, अगर आप किसी भी दुकान वाले के पास जाओगे ना, तो वो जो अपना हिसाब करते हैं ना, आप एक मोटी सी बही देखोगे उनके पास, मोटी सी एक बुक देखोगे जिसके ऊपर जनरली लाल कलर का कवर होता है। आजकल तो ट्रेंडी नहीं है, लेकिन अभी भी कई किराने दुकान वाले रखते हैं, अगर आप जाओ तो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को। बुकी से नहीं बनना है, हमें प्रैक्टिकल बनना है। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल बनोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हम जिसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, ये शॉप है। ठीक है, ये शॉप है, शॉप का नाम है मान लो सुखी राम एंड कंपनी। ठीक है, हम किसकी, इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। मेरे माइंड में पूरा पूरा फोकस ये होना चाहिए, ठीक है, इसके एंगल से हमें सोचना है। ठीक है, कि इसके पास क्या आ रहा है, इसके पास से क्या जा रहा है। वो जो रूल, जो भी चीज़ें, जो भी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम किस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। इसके एंगल से हमें सोचना है। ठीक है, वी आर दी अकाउंटेंट ऑफ सुखी राम एंड कंपनी। ठीक है, हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, इसके एंगल से हमें सोचना है हमेशा। ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब पहला रूल क्या था, क्या आया और क्या गया। सुखी राम के पास क्या आया, सुखी राम एंड कंपनी, इस बिजनेस में। ठीक है, इस बिजनेस में। ठीक है, मैं अभी आगे भी बताऊंगा आपको मैं बिजनेस वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इसके पास इस बिजनेस में क्या आया और क्या गया। ठीक है, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। अगर कुछ नहीं आ रहा है या कुछ नहीं जा रहा है तो हमने क्या किया था, नाम को यूज़ किया था, नेम को यूज़ किया था। ठीक है, इसके बाद ये दोनों, हालांकि एक ही रूल है, लेकिन मैं रूल 1 रूल 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्या था, कोई भी खर्चा, खर्चे को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, आप लोग तो इंग्लिश वाले बच्चे हो, मैं हिंदी वाला बच्चा हूँ। मैं खर्चा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब 1000 वर्ड इंग्लिश की होती है, उसके बीच में एक हिंदी वर्ड आती है तो वो याद रहती है, इसलिए मैं खर्चा बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर खर्चा है तो उसको डेबिट करेंगे, यानी एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे, और इनकम है या प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इतना फंडा क्लियर था हमारा। ठीक है, इसके बेस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए, 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस किए, उसके पहले हमने काफ़ी एग्जांपल भी किए थे। होप वो सारा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका एक बेसिक फंडा, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है आपका। ठीक है,
जो फंडामेंटल, जब हम घर बनाते हैं जो बेस होता है ना, नींव, वो नींव आपकी डल चुकी है, ठीक है। अब हम धीरे 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 एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसके बेस पे हम कुछ जर्नल एंट्री एंड क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बुकिस बिल्कुल नहीं चलना है हमें, मुझे प्रैक्टिकल चलना है, ठीक है। बस क्लास में आप अटेंटिव रहो, कंसंट्रेट होकर के सुनो चीज़ों को, और क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नाउ माई क्वेश्चन इज़ टू यू, बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपने घर में कई सारा सामान देखते हो, ठीक है। जैसे आप घर घुसते हो देखते हो किचन में फ्रिज है, आपके घर में टीवी है, बाइक है, कार है। ये सारी चीज़ें क्या है, आखिर है क्या? आप सोचो। आप कहते हो ना, या घर है, आपके फादर ने आपके लिए घर बना रखा होगा, या पेरेंटल, आपके दादाजी ने दिया होगा आपके पिताजी को, आपके पिताजी ने कुछ आपके लिए भी बनाया होगा। ये क्या है? हम कहते हैं ना ये हमारी संपत्ति है, हम कहते हैं ना यार ये संपत्ति मेरे दादाजी की दी हुई है, ये संपत्ति मेरे पिताजी की दी हुई है। बिल्डिंग, घर, कार, फ्रिज, ये सब क्या है? ये सब क्या है? संपत्ति है, एसेट्स है। अब इन सब चीज़ों को मैं एसेट्स क्यों बोल रहा हूँ, संपत्ति क्यों बोल रहा हूँ? संपत्ति ये हिंदी वर्ड हुआ, इसी को हम इंग्लिश में एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी है जो आपका फ्रिज, फॉर एग्जांपल फ्रिज, कार, मोबाइल, बाइक, आपके घर में कई सारे सामान हैं। आपका घर, कई सारे ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये सारी क्या है? क्या है? एसेट्स हैं। अब मैं इसको एसेट्स क्यों बोल रहा हूँ? आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था? हमेशा हमेशा अकाउंट्स को मजबूत करना है तो अपने आप से सवाल पूछो। क्यों? आप मेरे से पूछो क्यों सर, मैं क्यों इसको एसेट्स बोल रहा हूँ? कुछ तो लॉजिक होगा। ऐसे ही थोड़ी मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूंगा। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। क्यों? आप सोचो, ये फ्रिज है, फ्रिज है। अगर आप मार्केट में इसको बेचने जाओ तो कुछ ना कुछ इससे वैल्यू आपको आएगी या नहीं? सपोज करो आपने जब ख़रीदा था 50,000 का ख़रीदा था, आपके फादर ने इसको 50,000 में ख़रीदा, या किसी भी अमाउंट में ख़रीदा हो, मान लो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 50,000 में ख़रीदा होगा उन्होंने, ठीक है। आज बेचने जाओ तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। मैं मान के चलता हूँ कि 20,000 कुछ तो आ रही है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है। मेरे पास कोई सामान है, ठीक है, और अगर मैं इसको बेचता हूँ, इट मीन्स इट हैज़ सम वैल्यू, ठीक है। आपके पास कार है, ठीक है, आप इसको बेचने जाते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लो कोई 10 लाख का ख़रीदा था, ठीक है, आज मैं बेचने जाता हूँ 5 लाख का, ठीक। ऐसे ही मोबाइल, ऐसे ही बाइक, ऐसे ही घर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर आप बेचते हो उसको, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू आती है, या उसके बदले में कुछ ना कुछ आप जनरेट कर पा रहे हो वैल्यू। अगर ये कार है, ये बाइक है, घर है, इसको अगर मैं कहीं इन कैश करना चाहूँ तो इसके बदले मुझे कैश मिल जाएगा। इसको मैं बेचूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। यानी कि इट हैज़ सम वैल्यू, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एसेट्स। इसका मतलब एक सीधा सीधा संपत्ति क्या हुआ, एसेट्स क्या हुआ। अब आप जब भी आप अपने घर में घुसोगे तो सोचोगे इस चीज़ को, यार ये सारी चीज़ें क्या है, क्या है? कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू है। कुछ भी चीज़ आप घर ही पहनते हो, अगर आप मार्केट में बेचने जाओ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो एसेट्स नहीं है। इट मीन्स एनीथिंग्स विच हैज़ एनी वैल्यूज, दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स। यानी कि सिंपल शब्दों में कोई भी चीज़ जिसको आप इनकैश कर सकते हो, जो हमारे लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है,
या बिजनेस के टर्म में मैं कहूँ जो हमारे लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है, जो हमारी सेल को बढ़ाने में मदद कर रहा है, जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर रहा है, वो एसेट्स। ये तो हमारी पर्सनल लाइफ की बात हो गई, ठीक है, ये तो पर्सनल लाइफ की बात होगी। अब अगर इसी को मैं बिजनेस के लैंग्वेज में मैं बात करूं, ठीक है, ये तो पर्सनल लेवल पे बात हो गई थी, ठीक है। मान लो एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है, मैं रिलायंस की बात करता हूँ, ठीक है। मैं रिलायंस की बात करता हूँ, ठीक। मान लो इसकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में ये मशीन लगाते हैं, ये क्या एसेट्स है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ सम वैल्यू। अगर ये बेचता है मार्केट में, मशीन को वापस बेच देगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ बिजनेस में अब एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये मशीन इस मशीन से ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, फिर उसको वो सेल करेंगे, यानी कि इनके बिजनेस को ग्रो करने में भी ये हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एसेट्स, ठीक है। आपको सिंपल दिमाग में ये रखना, कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स। इस लेवल पे इतना ही, ठीक है। आगे चल के हम एसेट्स में और खर्चे में वो बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसकी कुछ वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, एसेट्स। अब एसेट्स के साथ साथ हमेशा एक और चीज़ चलती है, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटीज़ बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को कनेक्ट करते हुए सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं अभी आपको लायबिलिटी बता ही नहीं रहा, ठीक है। आप एग्जांपल पे फोकस करो। अब देखते हो आजकल ईएमआई का ज़माना है, हर चीज़ ईएमआई पे मिल जाती है। मोबाइल ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, घर ले लो, कुछ भी आप ले लो, कंप्यूटर ले लो, कुछ भी, छोटी से छोटी चीज़, हज़ार रुपए की चीज़ आजकल ईएमआई पे आ जाती है, ठीक है। ये मेरा दोस्त सुखी राम, ठीक है, ये भी मोबाइल का बड़ा शौकीन था, है भी, ठीक है। इसको चाहिए एप्पल मोबाइल, ठीक है, एप्पल बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन, 2.5 लाख का, ठीक है, 2.5 लाख का, ठीक है। लेकिन जेब में पैसे नहीं हैं। अब ये जाता है दुकानदार के पास, दुकानदार बोलता है ठीक है आप ईएमआई पे ले लो। अब दुकानदार ने क्या किया कि 2.5 लाख में से उसने कहा आप मुझे 50,000 दे दो, ठीक है, बाकी के बचे 2 लाख आप मुझे किस्तों में दे दो। सुनते हो ना, आसान किस्तों में, ठीक है। ये लोग कैसे उसमें फंसाते हैं जाल में, आसान किस्तों में बोलेंगे, आसान किस्तों में, ठीक है। आप इसको एक काम करो, 10 ईएमआई में दे दो, 10 किस्तों में, ठीक है। यानी कि कितने की किस्त हो जाएगी? 20,000 पर मंथ की किस्त हो गई, ठीक है। अब एक तरफ तो सुखी राम के पास है ये मोबाइल एप्पल का, ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है? 2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। एक तरफ है इसकी ईएमआई, एक तरफ है ईएमआई का क्या बैलेंस, कितना है? 2 लाख।
एक तरफ है EMI, ये कितना है 2 लाख, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, सुखी राम के लिए ये मोबाइल क्या हुआ? ये मोबाइल इसके लिए एसेट्स हो गया। एसेट्स क्यों हुआ इसके लिए? एसेट्स क्यों हो गया इसके लिए? क्यों? क्योंकि मोबाइल की कुछ तो वैल्यू है, 2.5 लाख वैल्यू है। अगर आज के डेट में ये बेचता भी है, कहते हैं ना मोबाइल अगर आप दुकान से उतर भी जाओ तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है 2.5 लाख का 2 लाख तो आएगा, 1.5 लाख तो आएगा, 1 लाख तो आएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, इट हैज़ सम वैल्यू, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, ये क्लियर है। अब लेकिन साथ में ये EMI क्या है, इसको चुकाना है। अभी इसके ऊपर क्या उधार आ गया, कर्ज आ गया, बकाया आ गया, यानी कि इसको फ्यूचर में देना है। इसको मैं क्या नाम दूँ EMI को? यही तो है लायबिलिटी इसकी, यही तो इसकी लायबिलिटी जनरेट हो गई। एसेट्स तो पैदा हुआ, साथ में एक लायबिलिटी भी पैदा हो गया इसके लिए। क्यों? क्योंकि इसको फ्यूचर में अब देना है, हर महीना 20-20 हज़ार देना है। पहले महीने में मोबाइल ख़रीदते ही 2 लाख का कर्जा, अगले महीने 20 हज़ार चुका देगा, फिर 1,80,000 रह जाएगा, फिर 20 हज़ार चुकाएगा, 1,60,000 रह जाएगा, यानी कि लायबिलिटी एक खड़ी हो गई। लायबिलिटी क्या हुआ? कोई ऐसी भी चीज़ जो आपके जेब से पैसा ले जाएगा, यानी कि कोई चीज़ जहां आपको जब भी आपको फ्यूचर में कुछ पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। यानी कि यहाँ EMI क्या है? EMI में क्या है? फ्यूचर में इसको पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में इसके जेब से पैसे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। और भी क्या कोई लायबिलिटी का एग्जांपल हो सकता है? कार लिया EMI पे, वो भी लायबिलिटी है। ठीक है, मैंने आपको पिछले 2-3 क्लास में एग्जांपल दिया, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स हमने ख़रीदा था क्रेडिट पे। ठीक है, हमारे पास गुड्स तो आ गया, लेकिन गया कुछ नहीं था, बाद में तो हमने दिया था। जिस समय हमने ख़रीदा उस समय गुड्स तो आया, साथ में क्या हुआ? लायबिलिटी भी जनरेट हो गया, क्योंकि हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा। सपोज करो हमने 1 लाख का गुड्स खरीदा, सपोज करो हमने गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम फॉर रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, हमने एंट्री क्या किया था? गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम। रूल क्या था? जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। जो आया डेबिट कर दिया गुड्स को, गया कुछ नहीं, तो हमने नाम को यूज कर लिया। नाम किसका? राम से हमने लिया, राम का नाम यूज कर लिया। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे पैसे तो मैंने अभी दिया नहीं, लेकिन बाद में देना है, तो मेरे लिए ये राम क्या हो गया? यहाँ पे एक लायबिलिटी जनरेट हो गया, मेरे लिए राम एक लायबिलिटी जनरेट हो गया, तो मैं राम को यहाँ पे क्या बोलूँगा? लायबिलिटी भी बोलूँगा। अब मैं आपको धीरे धीरे जर्नल एंट्री से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या मोबाइल एसेट्स हुआ, EMI लायबिलिटी हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? गुड्स हमारे लिए एसेट्स हो गया, गुड्स आया मेरे पास। अभी मैं आगे क्लासीफाई करूँगा आपको, ठीक है, समझने के लिए। गुड्स एसेट्स हो गया, राम लायबिलिटी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में आपके जेब से पैसा निकाले, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। या
आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कर सकते हो, एक बिजनेस के ऊपर अगर कोई बकाया है, ठीक है, अगर वो दूसरे का कर्जदार है, दूसरे का ऋणी है, दूसरे का कोई बकाया है बिजनेस पे, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। जो फ्यूचर में आपके जेब से पैसा निकालेगा, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। ठीक है, सिंपल सा फंडा। ठीक है, अब होप आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी क्लियर होगा। एसेट्स क्या है? एसेट्स क्या है? जिसकी कुछ वैल्यू है और जिसे मैं वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ आपके घर में कुछ भी, अब आप प्रैक्टिकली सोचना, आप कहीं भी जाओ या किसी दुकान में जाओ, आप दुकान के जब सामान को देखोगे तो आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ अरे ये फर्नीचर है, ये उसका काउंटर है, ये तो एसेट्स है। ये जो अलमीरा है इसने सामान रखा हुआ, ये तो इसका एसेट्स है। अगर किसी दुकान में कोई वेइंग मशीन भी होता है कई दुकानों में, ये तो इसका एसेट्स हो गया। उसके पास कुछ मशीनें हैं, कुछ भी मशीनें हैं, वो उसका एसेट्स हो गया। इसी तरह से जब आप अपने घर में, आपके घर में कुछ ईएमआई पे सामान आता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों का अरेंजमेंट होता है दुकान वालों के साथ, ठीक है आप ले जाओ, बाद में आप मंथ के एंड में देना, वो क्या हुआ? लायबिलिटी हो गया। जो भी बाद में आपके लिए फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग छोटा छोटा एक दो एग्जाम्पल करते हैं, एसेट्स पे भी और लायबिलिटी पे भी, जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने एसेट्स भी समझा दिया अच्छे से, लायबिलिटी भी समझा दिया अच्छे से, डेबिट और क्रेडिट का रूल तो बता दो कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। एसेट्स हमेशा डेबिट होगा, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगा। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, रूल नंबर 4, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। अब क्या एग्जाम्पल कर सकते हैं? 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं, ज़्यादा नहीं। मैसेंड्री, purchased for cash rupees 5 lakhs। ठीक है, मैंने अब तक जो आपको रूल बताया उसी पे आपको चलना है बस। आप देखो, हो सकता है आप ये ना भी अप्लाई करोगे फिर भी ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहला रूल क्या था हमारा? जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। आया क्या हमारे पास मशीनरी परचेज में? मशीन आया। गया क्या हमारे पास से? कैश। एंट्री क्या हम डालेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5 lakhs। ठीक है, अब देखो आपने अपना काम कर दिया पहले रूल पे ही। अब मैं आपको इस रूल पे लाता हूँ। ये रूल क्या कहता है? एसेट्स डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगा। मशीनरी हमारा एसेट से, आपने डेबिट कर तो दिया, इसके आगे मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट एंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी में उल्टा होता है, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट एंड डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, क्लियर है? कैश भी हमारा एक एसेट्स होता है। आपके पास जो कैश है, आप दूसरे के सामान को मार्केट में जाकर के बेचोगे तो आपको कैश मिलेगा, और एक ऑलरेडी आपके पास कैश है तो वो भी तो आपकी संपत्ति है, देखो
आपको उसी रूल पे चलना है, लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अब दूसरे रूल से। कैश भी तो आपकी संपत्ति है, ठीक है। मशीन एक संपत्ति तो आया आपके पास, लेकिन आपके पास जो एक दूसरी एसेट्स है, दूसरी संपत्ति थी कैश, वो 5 लाख से कम हो गया। एसेट्स जब कम होगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट हो गया। सारे रूल इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे 10-20 क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा यार, जब आप कर लोगे तो लगेगा यार ये रूल तो अपने आप ही अप्लाई हो गया, ऐसे मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने तो पहला रूल ही अप्लाई किया, लेकिन ये चौथा रूल बाय डिफ़ॉल्ट ही अप्लाई हो गया इस पर। जर्नल एंट्री और अकाउंटेंसी इतनी मज़ेदार चीज़ है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से और कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको इससे ज़्यादा मज़ा कोई और सब्जेक्ट नहीं देगा, मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। चलिए, क्या एक दो और एग्जांपल करें? हाँ करते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ कार परचेज्ड। कार परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम, रुपीज़ 15 lakhs, ठीक है। इसकी एंट्री आप मुझे बताओ, वही सोचना है। रूल नंबर 1 क्या आया क्या गया, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा या कुछ नहीं जा रहा तो हम नेम को यूज कर लेंगे। क्या डालूँ मैं एंट्री? कार अकाउंट डेबिट टू श्याम, आपने तो कर दिया अपना काम। फोर्थ रूल को अब देखें। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है? एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ठीक है। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, ठीक है। यहाँ देखो आपने क्या कर दिया, आपके पास आपने तो पहला रूल अप्लाई किया था, जो आया डेबिट जो गया क्रेडिट, जो आया डेबिट कर दिया, गया कुछ नहीं, श्याम का नाम यूज कर लिया, ठीक है। अब चौथे रूल को मैं अप्लाई करता हूँ। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स आया आपके पास, डेबिट कर दिया आपने, अरे ये तो अपने आप ही अप्लाई हो गया। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, फ्यूचर में मुझे श्याम को पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब श्याम मेरे लिए आज के डेट में क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, क्योंकि श्याम को मुझे फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे। श्याम को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये लायबिलिटी भी है, ठीक है। पहला रूल आपने अप्लाई किया था, लेकिन चौथा अपने आप ही अप्लाई हो गया। सोचो सोचो कितनी इंटरलिंक्ड है चीज़ें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी चीज़ें क्लियर होगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। क्या और एग्जाम्पल करें? मुझे लगता है कि इतने में आपको काफ़ी फंडा क्लियर हो गया होगा। अभी आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें काफ़ी फंडा हमारा क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।